बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण हैं। प्रश्न दूसरा है यूरोप में, जिसे हम प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। अथवा प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुईं? यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न। अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया प्रश्न। अथवा उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया प्रश्न। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या आशय था। तो आंसर इस प्रकार है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय यह था कि लोगों में अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और साझा पहचान के आधार पर एकजुटता की भावना विकसित होना। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जहां लोग खुद को एक सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई माने। सरल शब्दों में यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ था राष्ट्र की भावना, जहां लोग एक झंडे, एक सरकार और एक साझा पहचान के तहत रहना चाहते थे। प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारकों का विस्तार पूर्वक विवेचन। ऊपर भी हमने प्रश्न को लिख दिया है, एक बार पुनः हमने लिख दिया है। इसका आंसर इस प्रकार है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान की प्रक्रिया जटिल और बहुआयामी थी। यह 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम थी। नीचे उन प्रमुख कारकों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है जो राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे। राष्ट्रवाद के उदय में सबसे प्रमुख कारणों से एक था फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी। और उसका प्रभाव क्या था, तो इसको हम हेडिंग के माध्यम से देखेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र, धर्म और विशेषाधिकारों के विरुद्ध जनता को प्रेरित किया। इससे यूरोप में राष्ट्रीय एकता और जनसंप्रभुता की भावना फैली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संप्रभुता। क्रांति ने यह विचार दिया कि शासन की शक्ति राजा के बजाय जनता में निहित होना चाहिए। इससे राष्ट्र राज्यों के निर्माण को बल मिला। अगला पॉइंट है नेपोलियन के युद्धों का प्रभाव। नेपोलियन ने यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा किया और वहां फ्रांसीसी कानूनों जैसे नेपोलियन कोड को लागू किया। इससे स्थानीय लोगों में राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना जागृत हुई। सेकंड है औद्योगिक क्रांति और आर्थिक परिवर्तन। इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे। शहरीकरण और मध्यम वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति ने नए शहरी वर्गों को जन्म दिया जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण और उदारवादी विचारों का समर्थन किया। आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता। व्यापार और उद्योग के विकास के लिए बड़े राष्ट्रीय बाजारों की मांग ने छोटे राज्यों के एकीकरण को प्रोत्साहित किया, जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भाषा, साहित्य और इतिहास की भूमिका। इसमें क्या रहा, कवियों, लेखकों और बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए स्थानीय भाषाओं, लोक कथाओं और ऐतिहासिक गौरव को उजागर किया। उदाहरण के रूप में जर्मनी में गोएथे और शिलर ने जर्मन साहित्य को प्रोत्साहित किया। पोलैंड में एडम मिकेविच ने राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना जगाई। शिक्षा और मीडिया का प्रसार। अखबारों, पत्रिकाओं और स्कूलों ने राष्ट्रीय विचारधारा को फैलाने में मदद किया। वियना कांग्रेस 1815 और उसकी प्रतिक्रिया। यूरोप का पुनर्गठन। नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस ने यूरोप को पुराने राजतंत्रों जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य, बुरबोन वंश के अनुसार पुनर्गठित किया। रूढ़वादी व्यवस्था का विरोध। मेटरनिख जैसे नेताओं द्वारा थोपी गई रूढ़वादी व्यवस्था के खिलाफ यूरोप भर में क्रांतियां हुई, जैसे 1830 और 1848 की क्रांतियां। इन क्रांतियों ने राष्ट्रवाद और उदारवाद को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है यूरोप में एकीकरण आंदोलन। इटली का एकीकरण 1871। मैथ्सनी, गैरिबाल्डी और काउंट काउर जैसे नेताओं ने इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक साथ लाकर एक राष्ट्र बनाया।
जर्मनी का एकीकरण 1871। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति के तहत प्रशा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों को एकजुट किया। बाल्कन राष्ट्रवाद। ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ यूनान, सर्बिया और बुल्गारिया जैसे देशों ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़े। छठा है साम्राज्यवाद और बाहरी खतरों की भूमिका। बाहरी दबाव। बाहरी साम्राज्यों जैसे ऑटोमन रूसी या ऑस्ट्रेलियाई के खिलाफ संघर्ष ने स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित किया। सामूहिक पहचान। युद्धों और संघर्षों ने हम वर्सेस वे की भावना को जन्म दिया, जिससे राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण से नहीं बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों की देन था। फ्रांसीसी क्रांति ने इसकी नींव रखी, औद्योगिक क्रांति ने इसे आर्थिक आधार दिया और सांस्कृतिक आंदोलनों ने इसे जन जन तक पहुंचाया। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था, जिसने आगे चलकर विश्व राजनीति की गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण थे, उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।